फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओड टू ऑटम, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। मान लो कि अगर आपका पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द पोएम ओड टू ऑटम, तो इसमें आपको किस तरीके से अपना आंसर राइट करना है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कभी भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको जो अपना आंसर है वो पॉइंट्स में लिखना होता है, जिसमें बेसिकली 3 से 4 पॉइंट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बनता है। सेकंड पॉइंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम। थर्ड पॉइंट है जो वो थीम से रिलेटेड आप बना सकते हो। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो आप राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम बना सकते हो, जिसमें आप राइम स्कीम के बारे में, लिटरेरी टर्म्स के बारे में, पोइम की टोन कैसी है उसके बारे में बता सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम। और यही इंट्रोडक्शन, अगर मान लो कि आपका स्टैंजा आता है जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है, एक्सप्लेनेशन, तो उसमें जब आप पहला पॉइंट रेफरेंस बनाते हो तो उसमें भी आप ये जो बातें हैं इंट्रोडक्शन की वो आप वहाँ पर लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम ओड टू ऑटम इज़ रिटन बाय अ रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स। कि ये जो पोइम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा, जो कि एक रोमांटिक पोइट के रूप में जाने जाते हैं। द पोइम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टैंजा विद 11 लाइन्स इन ईच ऑफ इट। कि ये जो पोइम है इसमें 3 स्टैंजा हैं और हर एक स्टैंजा में 11 लाइन्स हैं। इट डिस्क्राइब अ जर्नी थ्रू द सीजन फ्रॉम लेट क्रॉप मैचुरेशन ऑफ टू harvest and last days of October as winter approaches। कि ये जो पोइम है इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है? तो सीज़न की जो जर्नी है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जब क्रॉप है जो वो पूरी तरह से पक जाती है और उसे हार्वेस्ट यानी कि काटा जाता है, और अक्टूबर के लास्ट दिनों के बारे में बात बताई गई है जब विंटर आने वाली होती है। यानी कि जब विंटर सीज़न है जो वो स्टार्ट होने वाला होता है तो उस टाइमिंग के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन्स हैं वो भी आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ही ऐड करनी है। द पोइट एड्रेसेस प्रीसियसली वन सब्जेक्ट इन ऑड मेनली इन द फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग। यानी कि इसमें जो पोइट है उन्होंने एक ही टॉपिक पर बात की है और वो है ऑटम के सीज़न पर। और ओड का मीन्स क्या होता है? एक प्रकार का सॉन्ग जिसमें हम क्या है एड्रेस करते हैं किसी चीज़ को। तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने किसे एड्रेस किया है? ऑटम के सीज़न को। ओड टू ऑटम इज़ ए ट्रिब्यूट टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। ये जो पोइम है ओड टू ऑटम, ये एक प्रकार का ट्रिब्यूट है जो कि ऑटम सीज़न को जॉन कीट्स ने किया है। स्पेसिफिकली पोइट्स डिस्कस विंटर और स्प्रिंग वैन एवर द ब्यूटीज सब्जेक्ट्स कम। ज़्यादातर क्या होता है कि जितने भी पोइट्स वगैरह होते हैं वो अपनी पोइम्स में किसके बारे में बातें करते हैं? या तो स्प्रिंग सीज़न के बारे में बात करेंगे या फिर विंटर सीज़न के बारे में बात करते हैं। यानी कि उनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो कौन सा होता है? या तो विंटर या फिर स्प्रिंग। बट किड्स चूज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन जो किड्स हैं उन्होंने एक अलग ही मैटर को चूज़ किया है, और वो कौन सा है? ऑटम का सीज़न। वैन द लीव्स फॉल, जब पत्तियाँ हैं जो वो गिरना शुरू कर देती हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स गेट राइपन, और जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो पूरे तरीके से पक जाते हैं। ब्यूटी लाइज इन इट्स विच मोस्ट पीपल डिनाइज एंड इग्नोर। यानी कि इसमें भी एक प्रकार की ब्यूटी होती है ऑटम के सीज़न में भी, बट बहुत सारे जो लोग हैं वो इस ब्यूटी को डिनाई कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और टू ऑटम टू स्पेसिफिकली रिटर्न टू प्रेज नेचर फॉर गिविंग अस द ऑटम सीजन। तो ये जो पोइम है ओड टू ऑटम, ये इसीलिए लिखी गई है ताकि हम नेचर को प्रेज कर सकें कि उन्होंने, नेचर ने इस सीज़न को भी हमें दिया है। यानी कि अगर स्प्रिंग के सीज़न में पेड़ों पर नई नई पत्तियां खिलनी शुरू होती हैं, फ्रूट्स लगने शुरू होते हैं, तो ये जो ऑटम का सीज़न है ये एक ऐसा सीज़न होता है जब वो जो फ्रूट्स होते हैं या फिर जो वेजिटेबल्स होती हैं वो पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर जो पोइट हैं वो बताते हैं और ऑटम सीज़न की तारीफ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका बनेगा समरी ऑफ ओड टू ऑटम, जिसको आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम। A great lover of nature and romantic poet John Keats wrote Ode to Autumn।
कि जो ओ टू ऑटम है ये किसने लिखी है, तो जॉन कीट्स ने, जो कि रोमांटिक पोइट हैं और नेचर के लवर हैं। अनलाइक अदर पोइट्स हु जनरली डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग, दूसरे जितने भी पोइट्स हैं वो जहाँ पर स्प्रिंग की ब्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बजाय कीट्स डिस्क्राइब द ऑटम स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर जो कीट्स हैं उन्होंने क्या है कि ऑटम के जो भी उनके फीचर्स हैं, ऑटम सीजन के जो भी गुण हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। ऑटम हैज़ इट्स म्यूज़िक विच इज़ रेयर एंड अट्रैक्टिव, ऑटम का खुद का अपना एक म्यूज़िक है जो कि बहुत रेयर है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एट द स्टार्टिंग ऑफ द पोइम की स्टार्टिंग में, ये जो स्टार्टिंग की लाइन्स हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आपको लिखना है या फिर नहीं। तो अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एट द स्टार्टिंग ऑफ द पोइम की स्टार्टिंग में, द सन एंड द ऑटम कंस्पायर टू ब्लेस द ट्रीज विद राइपन फ्रूट्स, कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो सन है और जो ऑटम है वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो ट्रीज़ है उसे ब्लेस करते हैं। किस तरीके से कि उसके ऊपर जो फ्रूट्स लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से पका देते हैं, क्योंकि फ्रूट्स को पकने के लिए जो सन है उसकी जो किरणें हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। द ऑटम इज़ लिंक्ड विद द ग्रेनरी फ्लोर, ऑटम है जो उसको ग्रेनरी फ्लोर के साथ भी लिंक किया गया है। एंड इन द सेकेंड स्टैंजा, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में तो क्या बताया गया है कि जो ऑटम का सीज़न है, इस सीज़न में जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं या वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं वो पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाती हैं। और सेकंड जो स्टैंजा है उसमें मेन क्या बताया गया है, ऑटम इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ वुमेन बाय जॉन कीट्स, कि इसमें अब क्या है कि जॉन कीट्स हैं उन्होंने यहाँ पर पर्सनिफिकेशन किया है, ऑटम के सीज़न को एक लेडी के रूप में बताया है। द वुमन इज़ मोस्टली सीन सिटिंग ऑन द ग्रेनरी फ्लोर, जिसमें वो जो वुमन है वो क्या है कि ग्रेनरी फ्लोर पर बैठी हुई है एंड टेकिंग रेस्ट, और वो कुछ रेस्ट कर रही है, थोड़ी देर रेस्ट कर रही है। एंड स्लीपिंग इन द फील्ड, और वो जो खेत है वहाँ पर स्लीप यानी कि सो गई है कामली शांति से। एंड फाउंड इन फ्रंट ऑफ सीडर प्रेस वाइल वॉचिंग द स्क्वीजिंग ऑफ एप्पल जूस। इसके साथ ही बाद में पहले तो क्या है कि वो जो ग्रेनरी फ्लोर है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती है, एंड उसके बाद वो कहाँ चली जाती है, तो सीडर जो प्रेस यानी कि एक प्रकार की मशीन होती है जिससे कि एप्पल का जूस निकाला जाता है, उसके सामने बैठ जाती है और देखती है एप्पल जूस जैसे जैसे निकलता है, तो उस जूस को देखती है निकलते हुए। इन द थर्ड स्टैंजा, और थर्ड स्टैंजा में ऑटम इज़ टोल्ड, ऑटम को जो पोइट है वो क्या कहते हैं, नॉट टू वंडर वेयर द स्प्रिंग सॉन्ग्स हैव डिसअपियर, कि तुम्हें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वंडर करने की ज़रूरत नहीं है कि स्प्रिंग का सॉन्ग है जो वो कहाँ पर डिसअपियर यानी कि गायब हो गया है। इंस्टेड ऑटम शुड इन्जॉय हर म्यूज़िक, तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि तुम्हारा तो खुद का म्यूज़िक है जिसे तुम्हें इन्जॉय करना चाहिए। क्लाउड स्पार्कल्स विद द सनलाइट, कि ये जो एक सीज़न होता है इसमें क्या होता है कि जो क्लाउड्स जो बादल होते हैं उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है जिसके कारण वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आपने भी कभी अगर शाम का मौसम देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि जो सन की किरणें हैं जब वो क्लाउड्स पर पड़ती हैं तो यानी कि इस टाइम पे जो बादल है या फिर जो सन की रोशनी होती है वो ऑरेंज रेड इस तरीके से दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। एंड टाइनी नट्स मॉर्न लाइक अ ब्लोइंग विंड ओवर द शैलो ट्रीज, इसके साथ ही छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं वो भी क्या है, मौन यानी कि रो रहे होते हैं या फिर दुख प्रकट कर रहे होते हैं, जैसे कि एक ब्लोइंग विंड यानी कि हवा बह रही हो ओवर द शैलोस ट्री के ऊपर जो हवा है वो बह रही होती है। तो जैसा साउंड वहाँ पर आता है वैसा ही ये जो छोटे छोटे नट्स मौन कर रहे होते हैं और इस तरीके का साउंड निकालते हैं। द लैम्प्स ब्लीड फ्रॉम हील्स, इसके साथ ही जो लैम्प्स है वो भी क्या है कि हील्स पर ब्लीड करती हैं, यानी कि जो लैम्प्स हैं वो भी जैसे उनका साउंड होता है मैं वाला वो निकालती हैं। क्रिकेट स्टार्टेड टू सिंग, जो क्रिकेट एक प्रकार का पक्षी होता है ये भी क्या है गाना शुरू कर देता है। एंड रॉबिन विस्टल फ्रॉम द गार्डन, इसके साथ ही जो रॉबिन है वो भी क्या है कि
विस्टल्स गार्डन में स्टार्ट कर देता है, ठीक है। द पोइम एंड्स विद द स्वैलोज हु गैदर, यानी कि इसके साथ ही जो स्वैलोज ये भी एक प्रकार के पक्षी होते हैं जो कि इकट्ठा हो जाते हैं, एंड सिंग फॉर देयर अपकमिंग माइग्रेशन, और गाना गाते हैं किसके लिए, अपकमिंग माइग्रेशन के लिए, कि उन्हें भी अब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, यानी कि उनका भी अब माइग्रेशन होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम। देन आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बनेगा मेजर थीम इन ऑटो ऑटम। आपको अगर ये नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो थीम ऑफ द पोइम, ठीक है। देयर आर 3 थीम्स दैट जॉन किड्स स्पॉट इन ऑटो ऑटम। यहाँ पर मेनली क्या है कि हमें 3 थीम्स देखने को मिलती है। फिर आपको क्या है कि इन तीनों थीम्स में यानी कि इन तीनों थीम्स के नाम आपको लिख देने हैं, जैसे कि पासेस ऑफ टाइम, पावर ऑफ नेचर एंड सोलेंस ऑफ ब्यूटी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा यानी कि कितना ज़्यादा आप लिख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप तीनों ही पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको तीनों ही पॉइंट है जो वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना लेना है यहाँ से, ठीक है। इस वीडियो से जितना भी अगर आप मैटर चाहते हो आप उतना लिख सकते हो। अब जो थीम है वो कौन सी है, पासेस ऑफ टाइम। New time, new life, new things and new beauty. That is the main motive of Autumn Autumn in the theme of the passes of time. कि ये जो समय बीतता जा रहा है, ये जो थीम है इसमें क्या है, एक सेकंड गाइस, हाँ जी, अब इसमें क्या क्या कहा गया है कि नया टाइम शुरू होने वाला है, नई लाइफ, नई थिंग्स और नई ब्यूटी। ये सारे ही मेन मोटिव होते हैं किसके, ऑटम ऑटम के। जैसे जैसे समय बीतता है तो कुछ ना कुछ नया आता भी है। किड्स कन्वे द मैसेज नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ चेंज। यहाँ पर जो किड्स है वो क्या कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी बदलाव से डरना नहीं चाहिए, एज इट विल ब्रिंग समथिंग बेटर दैन द प्रीवियस। कि ये जो चेंज होता है ये कुछ अच्छा ही लेकर आता है पहले की तुलना में। चेंज हैपन बाय नेचर विच इज़ ब्यूटीफुल। जो भी चेंज होता है नेचर के द्वारा वो ब्यूटीफुल होता है। ट्राई टू एक्सप्लोर इट्स ब्यूटी। हमें इसकी जो ब्यूटी है उसे एक्सप्लोर करना चाहिए इंस्टीड ऑफ गेटिंग डिस्टर्ब। ना कि हमें डिस्टर्ब हो जाना चाहिए, परेशान हो जाना चाहिए। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या कहते हैं कि जो चेंज होता है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी जो ब्यूटी है उसे समझना चाहिए, ना कि हमें जो चेंज हो रहा है इसको लेकर डिस्टर्ब हो जाना चाहिए या फिर हमेशा रोते रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो क्या है, ऑटो ऑटम एज ए नेचर पोइम। कि ये जो पोइम है ऑटो ऑटम ये कैसी है, ये एक नेचर पोइम है, यानी कि इसमें नेचर को प्रेफरेंस दी गई है। नेचर ऑलवेज अट्रैक्ट किड्स मोर देन एनीथिंग। कि जो नेचर है वो हमेशा किड्स को अट्रैक्ट करता है, एंड वी कैन फाइंड नेचर थीम इन ऑलमोस्ट ऑल द ओड ऑफ 1819 रिटन बाय हिम। और किड्स की जितनी भी पॉइम्स हैं जो कि 1819 के आसपास लिखी गई हैं उन सब में किड्स ने नेचर के बारे में ज़रूर लिखा है। करेक्टर्स रिप्रेजेंट इन, अगर आप चाहो तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हो। स्टार्टिंग की अगर आपको 3 लाइन नहीं लिखनी है तो आप मत लिखना। करेक्टर रिप्रेजेंट इन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इवन लैम्प्स। यहाँ पर जो पोइम है उसमें पोइट ने जो भी वर्ड्स यूज़ किए हैं जिनके बारे में डिस्कस किया है वो सभी क्या है, नेचर की थिंग्स हैं। नेचर इज़ पावरफुल। नेचर है जो वो पावरफुल है, एंड इट कैन मोल्ड एनीथिंग। ये कुछ भी चेंज कर सकती है, मोल्ड कर सकती है, एंड टर्न द अगलीस्ट थिंग इनटू द मोस्ट ब्यूटीफुल आइटम। कि कोई भी अगर थिंग है जो कि अच्छी नहीं है उसे भी सबसे सुंदर आइटम के रूप में क्रिएट कर सकती है। इसके बाद अगली थीम है सोलेंस ऑफ ब्यूटी। सोलेंस ऑफ ब्यूटी क्या है, ब्यूटी ऑलवेज गिव कंफर्ट। कि जो भी ब्यूटी होती है वो हमेशा कंफर्ट देती है। एंड व्हेन यू सिट इन द लैप ऑफ नेचर, जब आप नेचर की गोदी में बैठते हो, लाइक किड्स, जैसे कि किड्स, यू विल एक्सप्लोर द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलैक्सिंग माइंड। तो आपको पता चलेगा कि जो नेचर है अगर आप उसको इंजॉय करते हो तो आपके माइंड को कितना रिलैक्स मिलता है। When you are tired of the miseries of this world, जब आप थक जाते हो अपनी लाइफ में जो भी घटनाएं होती हैं उन सब से, there is one thing, तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है, that will always be there to soothe your mind and its natural beauty। तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो आपको रिलैक्स आपके माइंड को करवाती है, और वो क्या चीज़ होती है, नेचुरल ब्यूटी।
इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन ओ टू ऑटम, के कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस है जो पोइट ने यूज़ किए हैं इस पोइम में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोइट्स एम्प्लॉय लिटरेरी डिवाइस टू बेटर कम्युनिकेट देयर थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग, बिलीफ टू द रीडर, कि जो पोइट्स हैं वो हमेशा अपने पोइम्स में कुछ लिटरेरी डिवाइस का यूज़ करते हैं जिससे कि वो अपने जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स हैं, उन्हें एक अच्छे तरीके से रीडर के सामने पेश कर सकें। किड्स यूज लिटरेरी एलिमेंट्स सच एज इमेजनरी, पर्सनिफिकेशन एंड अदर टू मेक द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन ओड। ये मत लिखना, आपको सिर्फ क्या लिखना है, किड्स यूज लिटरेरी एलिमेंट्स सच एज इमेजनरी, पर्सनिफिकेशन एंड अदर लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, आपको ये लिखना है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया है। जैसे कि इमेजरी क्या है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है जैसे कि इमेजरी, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वरना आप यहाँ तक भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर भी आपको बता रही हूँ पढ़कर। इमेजनरी में क्या आपको लिखना है, एंड ओ टू ऑटम किड्स यूज इमेजरी टू हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट इज ट्राइंग टू से, कि जो पोइट है उन्होंने क्या है, इमेजनरी का यूज़ किया है जिससे कि वो रीडर के सामने अच्छे तरीके से पेश कर सकें कि वो क्या कहना चाहते हैं। He used imagery to visualize emotion and feeling to evoke smell, taste, sight, hearing। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे इमेजरी का यूज़ किया है जिससे कि वो विजुलाइज कर सकें इमोशंस को जो वो फील कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, फुल ग्रोन लैम्प, मोस्ट कॉटेज ट्रीज, थैच आइज, ग्रेनरी फ्लोर, फ्यूम्स ऑफ पॉपीज, ये सारे। ठीक है, ये सभी क्या है, इमेजनरी के ही एक पार्ट हैं। इसके बाद है पर्सनिफिकेशन यूज्ड इन ओ टू ऑटम। पर्सनिफिकेशन टर्म इज़ यूज्ड इन द ओपनिंग ऑफ द पोइम, कि स्टार्टिंग में ही पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। पर्सनिफिकेशन एक प्रकार का लिटरेरी टर्म होता है जिसमें क्या है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसे भी लिविंग थिंग्स के रूप में दिखाया जाता है। इन विच सन एंड ऑटम सीजन्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में कह दिया कि जो सन है और जो ऑटम सीजन है वो दोनों क्या है, फ्रेंड्स हैं, जबकि हमें पता है कि जो लिविंग थिंग्स होती है वही फ्रेंड्स होते हैं, उन्हीं के इमोशंस होते हैं। जबकि जो सन है या फिर ऑटम सीजन है इसे यहाँ पर क्या है, फ्रेंड्स बताया गया है। विच हेल्प राइपन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो कि हेल्प करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल की कि वो पक सके। सन एंड ऑटम्स आर गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पर सन और ऑटम्स को क्या है कि ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, जैसे कि फ्रेंड्स, लाइक सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड्स ऑफ मैच्योरिंग सन। तो यहाँ पर ये जो लाइन्स है ये बताती हैं किसके बारे में, पर्सनिफिकेशन के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिंबलिज्म, यानी कि कुछ सिंबल्स का भी यूज़ किया गया है। व्हेन टू डिफरेंट थिंग्स आर गिवन द सेम क्वालिटी विच विद द सिंबलिक मीनिंग, सिंबलिज्म इज़ प्रेजेंट। जब हम दो डिफरेंट थिंग्स को सेम क्वालिटी दे देते हैं तब तो वहाँ पर क्या होता है, सिंबलिज्म होता है, यानी कि किसी साइन का यूज़ करना एज ए सिंबल। फॉर एग्जाम्पल इन द पोइम ऑटम इज सिम्बलाइज्ड एज अ वुमेन। यहाँ पर जो ऑटम है उसे क्या है, एक वुमेन के रूप में सिंबल, यानी कि जो ऑटम है वो क्या है, एक सिंबल है, एक प्रतीक है, किसका, वुमेन का। द सन एज ए मेल कैरेक्टर, यहाँ पे जो सन है वो एक सिंबल है, किसका, मेल कैरेक्टर का। हाउ एवर दे आर डिफरेंट इन लिटरेरी मीनिंग, इनका एक डिफरेंट मीनिंग निकलता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आप लिख सकते हो राइम स्कीम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ओ टू ऑटम राइम स्कीम इज ABAB CDE CCE। द पोइम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टैंजा डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि ये जो पोइम है इसमें 3 स्टैंजा हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है। दे आर रिटन विदाउट क्रिएटिंग एनी लिंक, ये तीनों ही जो स्टैंजा है इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है। ईच स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 11 लाइन्स, हर एक स्टैंजा में हालांकि 11 लाइन्स हैं। ओ टू ऑटम टोन इज़ लिवली, यानी कि ये जो पोइम है ओ टू ऑटम, इसकी जो टोन है वो कैसी है, लिवली है, रिवीलिंग द रिचनेस ऑफ ऑटम, कि यहाँ पर जो ऑटम है उसके बारे में मेन बताया गया है। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप एक और पॉइंट को ऐड कर सकते हो जो कि लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर देख लो, ओ टू ऑटम एज ए रोमांटिक पोइम।
Romantic poems mainly discuss lover and their passion, but romanticism is different when it come to kids. रोमांटिक पोइट्स में मेनली क्या होता है कि जो लवर है उनके जो पैशंस हैं उनको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, लेकिन किड्स के मामले में ये चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है। नेचर इज़ हिज प्राइमरी सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर अगर किड्स को एक रोमांटिक पोइट कहा जाता है तो वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, नेचर। ये नेचर से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। इन ऑटम ही क्रिएट अ लिंक बिटवीन आवर लाइफ एंड नेचर इन ए रोमांटिक वे। इन्होंने कहाँ पर लिंक क्रिएट किया है, नेचर और लाइफ में। किड्स यूजेस इमेजरी, रिदम, साउंड, डिक्शन, इमोशनल फीलिंग टूवर्ड्स द ऑटम। किड्स ने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया है जिससे कि वो अपनी फीलिंग है जो वो ऑटम से जो भी है उसके बारे में बता सके। इन दिस पोइम, इस पोइम में ही चूजेस टू सेलिब्रेट नेचर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है कि नेचर के बारे में बताया है, इंस्टीड ऑफ मॉर्निंग ओवर हिज रियल लाइफ लॉसेस विच इज़ द नेचुरल वे ऑफ टू लिव। इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में या लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनके बारे में ना बताकर नेचर के बारे में बताया है। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी लॉन्ग पोइम हो चुकी है बट एक ही वीडियो में ख़त्म करना ज़रूरी था। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।